गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और आप लोगों के समक्ष में संस्कृत लिंग्विस्टिक्स लेकर के उपस्थित हूं, जिसका मूल विषय है अपना ध्वनि परिवर्तन। इसी संदर्भ में ध्वनि परिवर्तन के कारणों का हम लोग जानकारी ले रहे हैं। मित्रों, आए दिन जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वे शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। जो शब्द का मानक हिज्जे होता है, स्पेलिंग होती है, हम उस उच्चारण को नहीं करके अपने से कोई नया शब्द डाल लेते हैं। जैसे कई बार हमने स्कूल की चर्चा की, कभी वह स्कूल बन जाता है तो कभी स्कूल बन जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसी के उत्तर का हम लोग समाधान कर रहे हैं और इसका टाइटलिंग जो है वह ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि किधर की ओर ये ध्वनि परिवर्तन अपने को इजीली बना लेता है, समाहित कर लेता है। तदनुसार ध्वनि परिवर्तन की जब हम दिशाओं की चर्चा करें तो आप लोगों के समक्ष हमने लगभग 14 दिशाओं को चिह्नित किया है, जिसमें समीकरण, विषमीकरण, आगम, लोप, समक्षर लोप, वर्ण विपर्यय, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण, ऊष्मीकरण, संधिकार्य और मात्राभेद, इन बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिनमें से हम लोगों ने समीकरण, विषमीकरण और आगम, इन तीनों को भलीभांति समझने की कोशिश की कि किस प्रकार एसिमिलेट करते हैं शब्द, किस प्रकार डिसिमिलेट करते हैं, किस तरह कोई नया शब्द भीतर में आकर के अपना स्थान बना लेता है। इसी क्रम में अगर संस्कृत भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो संस्कृत भाषा विज्ञान की दृष्टि से लोप एक बहुत बड़ा एक बिंदु है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि इस ध्वनि परिवर्तन की दिशा को तय करता है। इंग्लिश में इसके लिए टर्म है एलिजियन। अब ये लोप क्या है? जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के या तो स्वर या व्यंजन, या तो प्रारंभ के स्वर या मध्य के स्वर या अंत के स्वर, या इसी प्रकार प्रारंभ के व्यंजन, मध्य के व्यंजन या अंत्य व्यंजन, इसका लोप हो जाता है और ये आम हमारे व्यवहार में देखा जाता है। मित्रों, एक बात और स्पष्ट बता दूं कि संस्कृत में प्रायशः ऐसा प्रभाव नहीं देखा जाता जहां ध्वनि परिवर्तन हमें प्राप्त होता हो, क्योंकि संस्कृत के जो भी वाक्य हैं वो व्याकरण से नियमित हैं। अगर वह लोप हो भी रहा है तो हम उसे व्याकरण के अधीन मानते हैं। अगर कोई किसी शब्द का आगम हो ही रहा है तो हम उसे व्याकरण के अधीन मानते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान जो है वो भाषा विज्ञान उसे ध्वनि परिवर्तन की दिशा कह देता है। तो तदनुसार हम देखें ये लोप किस तरह से, इसे उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। और इन सारे परिवर्तन की जो दिशा है, परिवर्तन के जो कारण हैं, उनमें जो प्रमुख कारण है वो होता है प्रयत्न लाघव या मुख सुख। अर्थात हमारे जो वाग्यंत्र हैं, हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो जब बहुत अधिक श्रम करने के लिए तत्पर नहीं होते तो सहजता से, सरलता से, जिस दिशा में उसे सरलता या सहजता दिखती है उस दिशा में अपने को इंक्लाइंड कर लेती है, अपने को उस दिशा में बहा देती है। तो तदनुसार हम देखें कि पहले तो ले लोप दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहेंगे कि स्वरलोप और दूसरा व्यंजन लोप। अब स्वरलोप की अवस्था में यह स्वरलोप भी 3 प्रकार के हैं, जिसमें कि पहला है आदि स्वरलोप, दूसरा मध्य स्वरलोप, तीसरा अंत्य स्वरलोप। अब इसमें जो आदि स्वरलोप है इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो किसी भी शब्द के प्रारंभ का जो स्वर होता है उसका लोप हम प्रायशः उच्चारण में पाते हैं। हमारी ध्वनियां जो वह विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार जो स्वर लोप का जो सिद्धांत होगा वह आवश्यक रूप से आदि स्वर लोप में जो वर्ण, जो अक्षर होंगे, जो शब्द होंगे, जो पद होंगे, उनके प्रारंभ में अ आना चाहिए। तदनुसार 2-3 उदाहरणों से हम लोग इसे देखें। पहला उदाहरण आभ्यंतर। अब देखिए, आभ्यंतर यह संस्कृत का शब्द है, मूल शब्द है, शुद्ध शब्द है
और इसी के आ आदि का लोप होकर के क्या बन गया, भीतर। यानी जो भीतर शब्द जो प्रारंभ का आ है, जो स्वर है, उसका लोप हो जाता है और अन्य परिवर्तनों के माध्यम के बाद भीतर बचा रहता है। इसी तरह यदि या इफ के लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, अगर। वाक्य भी है अगर तुम ना होते, तो अब जो अगर है, तो अगर का अ, अब आप देखें कि उर्दू में आकर के गर हो गया, तो अगर के अ का लोप हो गया, आदि स्वर लोप हुआ। इसी तरह हम लोग पर्व, उत्सव, त्योहार आदि में मालपुआ आदि खाते हैं, तो जिसे कि संस्कृत में अपूप शब्द दिया गया है, उसी से निकला हुआ शब्द है पुआ। तो ये जो अपूप है, इसका अ का लोप हो जाता है और शब्द बचा रह जाता है पूप। तो इस प्रकार से हम ध्वनि की यह दिशा देखते हैं जहां पर कि आदि स्वर का लोप होता है। इसी प्रकार मध्य स्वर का भी हम लोप देख लें। मध्य स्वर ये भी बहुत बड़ी सामान्यतः आप देखेंगे कि जो शब्द होते हैं उनके मध्य में कहीं ना कहीं, चाहे प्रथम मध्य हो या द्वितीय मध्य हो या तृतीय मध्य हो, उसमें आकर के उन स्वरों का लोप हो जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है गलत। आप सुनते होंगे गलत कहा जाता है, अर्थात ल और त के मध्य का अलोप होकर गलत शब्द बन गया। इसी प्रकार हम आप देखते हैं जैसे प्रयोग होता है जनता, शब्द है जनता, हम क्या कह बैठते हैं जनता, यानी जानता। अगर न और त के बीच में हम अ डालते हैं तो उच्चारण क्या होगा, जानता। लेकिन वहां क्या हो रहा है, न के ओ का अ का लोप होकर के धड़ल्ले से हम लोग जनता बोलते हैं। परेशानी, परेशानी बन गया। प और रे के बीच का अ का लोप हो गया, स्वर का लोप हो गया, तो वो परेशानी हो गया। तो इस तरह से हम उदाहरण देखते हैं और इस तरह प्रकार के जो स्वर हैं उन स्वर का हम लोप पाते हैं, जिसके कारण हम इसको, इस स्थान को मध्य स्वर लोप कहते हैं। इसी तरह अंत्य स्वर लोप है। और अंत्य स्वर लोप देखिए लेखन में संस्कृत में भी नहीं पाया, संस्कृत में नहीं पाया जाता लेखन में अंत्य स्वर लोप। लेकिन जिन्हें विशुद्ध रूप से संस्कृत का उच्चारण नहीं ज्ञात होता है, वे अंत्य स्वर का लोप आवश्यक रूप में कर देते हैं। यद्यपि उनकी मनस्थिति यही रहती है कि वह शुद्ध उच्चारण कर रहा है, लेकिन वहां पर अंत्य स्वर के अ का लोप हो जाता है, जिसकी जानकारी सामान्यतया बोलचाल में नहीं होती। अब जैसे जितने भी अकारांत शब्द है, चाहे वो राम हो, अशोक हो या इस तरह से कृष्ण हो, ऐसे जो भी शब्द है, अगर आप सही अर्थ में देखें तो शब्द क्या बनेगा, राम, राम म, लेकिन हम क्या बोलते हैं, राम। इसी तरह बालक, बालक है, लेकिन हम बोलते क्या है, बालक, अर्थात क के बाद अ का पूरा उच्चारण नहीं हो पाता। बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है शिला, है ना, शिला जिसे पत्थर है, पत्थर को शिला कहते हैं। अब वो क्या बन गया आज, सिल, आखिर अ का लोप हो गया और उसी से बना शब्द सिलबट्टा, जिसपे हम लोग मसाला आदि पीसते हैं। तो ये शिला से सिल बना, यानी आ का लोप होकर के ला आखिर में बचा रह जाता है। इसे हम कहते हैं स्वरलोप का सिद्धांत। लेकिन इसके साथ ही व्यंजन के भी लोप हमें दृष्टिगत होते हैं, और उन व्यंजन के लोपों को भी देखें। यह भी 3 प्रकार का है, आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप, अंत्य व्यंजन लोप। आदि व्यंजन लोप को देखें। जब हम आदि व्यंजन के लोप की बात करते हैं तो आवश्यक रूप में जो ऐसे शब्द होंगे वो संयुक्ताक्षर होंगे, जो प्रारंभ में संयुक्त वर्ण से प्रारंभ होंगे। जैसे स्थाली शब्द है, स्थाली, जो हम लोग जिसमें भोजन करते हैं उनके लिए संस्कृत में शब्द है स्थाली, लेकिन आज क्या बन गया वही शब्द, थाली। तो थाली बना, जो प्रारंभ का व्यंजन है स आधा, यानी जो हाफ व्यंजन है स, उसका लोप हो गया, स्थाली के स का लोप होकर के थाली बचा रह गया। इसी तरह हम लोग सभी जानते हैं श्मशान शब्द, जहां पर दाह संस्कार किए जाते हैं मृत शरीर के, तो ऐसे में श्मशान है, लेकिन आज हम उसे या तो क्या कहते हैं, मसान कहते हैं। इसी से शब्द प्रसिद्ध हो गया मसानी बाबा। तो ये मसान शब्द है जिसमें कि आदि स्वर का, आदि व्यंजन का लोप होता है। इसी तरह कंधा के लिए संस्कृत में शब्द स्कंध,
अब यहां पर भी देखें, स्कंध के स का लोप हो गया, कंध कंधा बचा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। वस्तुतः हम इसी से कहते हैं कि संस्कृत भाषा से जो अन्य भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो इन्हीं लोप सिद्धांत के अंतर्गत भी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो तद्भव शब्द है हिंदी में, तत्सम को छोड़ करके जो तद्भव शब्द है, वो तद्भव शब्द इन्हीं सारे कारणों से उत्पन्न हुए हैं। तो अग्नि से देखें आग, अभी उसका लेंगे हम लोग, संबंध बनाएंगे जब मध्य व्यंजन में आएंगे उसमें। अब मध्य व्यंजन में क्या होगा, जो मध्य का व्यंजन है उसका लोप हो गया। यूं तो हम आप जितने भी संस्कृत के जानकार हैं वो जानते हैं कि जो राजा है उस राजा का मूल शब्द है राजन, ना हलंत आता है अंत में। तदनुसार समास में जब हम कोई शब्द बनाते हैं, किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे राजन होना चाहिए, राजन से शब्द बनना चाहिए। जैसे राज पुरोहित शब्द है तो उसे राजन पुरोहित होना चाहिए, राजपुत्र शब्द है तो उसे राजन पुत्र होना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द तो ना है। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं, ना होकर के राजपुत्र होता है, राजपुरोहित होता है। तो जो मध्य का वो व्यंजन है ना, उसका लोप हो जाता है। और हम आप सभी जानते हैं कि संस्कृत का एक नियम है कि जब समास बनाते हैं, जब समास का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो प्रातिपदिक है, अर्थात जो मूल शब्द है, जो ओरिजिनल वर्ड है किसी का भी, उसके आखिर के ना हलंत का लोप हो जाता है समास निर्माण के क्रम में। और वो सूत्र है न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, तो वो ना का लोप हो जाता है। तो वहां व्याकरण है प्रोटेक्शन के लिए, व्याकरण उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको अगर एनालाइज करेंगे तो इसके एनालाइजेशन में हम पाते हैं कि ना का लोप हो रहा है। इसी तरह शब्द है मन, हम जिसे चिंतन करते हैं, विचार विमर्श का जो व्यापार है जिसे करते हैं, मन है। अब मन का मूल शब्द है मनस, सहलंत आएगा आखिर में, और तदनुसार जो शब्द निर्माण होते हैं वो उसमें सविद्यमान होता है। मनश्चल आप लोग सभी जानते हैं, और लोक व्यवहार में यह मनश्चलः, इसी से शब्द बना मन चला। हम आप, बड़ा अच्छा शब्द है मन चला, लोग खूब बोलते हैं, लोक व्यवहार में यह शब्द प्राप्त होता है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है, मनश्चलः। तो मध्य का जो श है उस श का यहां लोप होकर के मन चला बन गया। अंतिम व्यंजन के लोप को भी देखें, यह भी हम आप पाते हैं। इंग्लिश में शब्द है डेली, डेली के लिए हम लोग दो शब्द प्रयोग करते हैं, एक तो प्रतिदिन और एक नित्य, या नित्य जो इटर्नल है, जो हम आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए दर्शन में प्रयोग में लाते हैं कि आत्मा नित्य है, ब्रह्म नित्य है, काल नित्य है, दिशा नित्य है। तो ऐसे जो नित्य शब्द है, इसी नित्य शब्द से का आखिर का जो यह है वह लोप हो गया, और क्या बना, नित, त आ गया, यह का लोप हो गया। इसी तरह निम्ब है ना, निम्ब, नीम के जो पौधे हैं उनको निम्ब कहा जाता है, इसके भी ब का लोप होकर के नीम बन गया, यानी अंत्य व्यंजन का लोप हो रहा है। अभी हमने मनस, मन शब्द का प्रयोग किया था, तो मूल शब्द है मनस, मनस के स का लोप होकर के केवल जो दो वर्ण बचे रह जाते हैं मन। तो हम आप व्यवहार में मन शब्द ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यही मन संस्कृत में मन नहीं रहेगा, ये मन होता है। या अन्य जब हम लाते हैं किसी, जैसे मनोरथ, तो वो विसर्ग जो है वहां पर स्थापित है, विद्यमान है, विसर्ग का लोप वहां नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसी का तद्भव रूप होता है, या इसी से जब हम हिंदी या किसी अन्य भाषा में जाते हैं, तो वहां मनस के स्थान पर मन मात्र पाते हैं। तो ये लोप का सिद्धांत है इंटरेस्टिंग। आज से अगर आप भाषा को जानते हैं, भाषा की प्रकृति को जानते हैं, तो आगे से जो मूल शब्द का अगर हम परिवर्तन प्राप्त करते हैं, तो वहां पर हम इस विषय की व्याख्या कर सकते हैं कि किसका लोप हो रहा है, कहां लोप हो रहा है, स्वर का लोप हो रहा है या व्यंजन का लोप हो रहा है। और अगर स्वर का लोप हो रहा है तो किस स्थान पर हो रहा है, आदि में या मध्य में या अंत्य में। इसी प्रकार यदि व्यंजन का लोप हो रहा है तो किस स्थल पर हो रहा है, आदि में, मध्य में या अंत्य में। मित्रों, इसके साथ साथ लोप का एक अन्य और सिद्धांत है, अक्षर लोप। अक्षर लोप से तात्पर्य है, यहां पर अभी तक हमने क्या देखा
कि वर्ण लोप मात्र हो रहा था, कि केवल हम वर्ण का लोप प्राप्त कर रहे थे, चाहे वो आदि में हो, मध्य में या अंत में। लेकिन हम अक्षर का भी लोप पाते हैं, पूरे के पूरे एक पीस ऑफ जो वर्ड्स है हम उसी का लोप पाते हैं। और यह भी 3 प्रकार के हैं, आदि, मध्य और अंत्य। तदनुसार शब्द बनता है आद्याक्षर लोप, मध्याक्षर लोप और अंत्याक्षर लोप। उदाहरण से ले ले, संडे इंग्लिश में रविवार, लोक भाषा में इतवार शब्द कहते हैं। लेकिन इस इतवार शब्द के मूल को अगर ढूंढें तो आदित्यवार है। यह मूलतः जिसे हम इतवार कहते हैं यह आदित्यवार है ना। इंटरेस्टिंग। कैसे आदित्यवार, तो इसे भी समझ ले। रविवार का मतलब होता है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। तदनुरूप इंग्लिश में भी जो संडे है वह सन का मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य का दिवस। सूर्य का ही एक पर्यायवाची है आदित्य। तो तदनुसार व्यवहार में कभी कभी रविवार के लिए हम लोग आदित्यवार का प्रयोग प्राचीन काल में कर लिया जाता था। अब आदित्यवार को बोल पाना, आदित्यवार को समझ पाना अत्यंत कठिनाई का विषय था और इसे उच्चारण करना आम भाषा में दिक्कत का विषय था। लेकिन ये जो आदित्य शब्द है इसी का सरल और सहज उच्चारण हो गया इत, यानी आदित्य पूरे के पूरे शब्द का लोप होकर के, अक्षर का लोप होकर के इत मात्र बचता है और वही इतवार हो गया। कितना सुंदर है। आप लोग जानते हैं कि ये संस्कृत में ऐसे प्रयोग होते हैं, हम आप ही जानते हैं। जो थर्सडे है जिसे हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं, उस बृहस्पतिवार का ही देखिए उसी से निकला हुआ शब्द कहां से कहां आ जा रहा है, बिफे। और बाद में अनंतर जब इतने लंबे शब्द का प्रयोग कर पाना कठिन था तो हमने उसे गुरुवार कह दिया, क्योंकि बृहस्पति देवताओं का गुरु है। तो इस प्रकार से पर्याय आदि शब्दों के प्रयोग से शब्द का निर्माण होता है। आदित्यवार बना रविवार के लिए और उसी आदित्य से इतवार शब्द हुआ, पूरे के पूरे अक्षर का लोप। बार बार पुनः पुनः उच्चारण में उपाध्याय शब्द आ चुका है, उस पूरे शब्द का लोप होकर के आज अपने पास झा विद्यमान है। अभी स्कंध की बात की थी, इसमें भी जो स्कंद है वो आकर के कंधा बन जाता है। जो मध्याक्षर लोप है उसमें भी आप देखिए, मध्याक्षर में क्या होगा कि प्रारंभ का भ बचा रहेगा, प्रारंभ का जो वर्ण है वह बचा रहेगा। भीतर के जो अक्षर है वो 2-3 वर्ण जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। तदनुसार हम आप सभी जानते हैं जो स्टोरेज को हम लोग भांडागार कहते हैं, है ना। भांडागार, अन्न भांडागार शब्द प्रयोग है। अब ये जो भांडागार है इसी शब्द से क्या बना, भंडार। देखिए, यानी भांडागार का केवल भ, ड और र बचा रहता है, रेस्ट सारे पूरे के पूरे अक्षर विलुप्त हो जाते हैं और भंडार बचा रहता है। यानी ण भी है उसमें, अनुनासिकत्व जो है उसका बचा रहता है। तो भंडार एक और सुंदर शब्द है। हम आप जब गांव में, घर में, अपने सामान्य व्यवहार में जमीन पर बैठते हैं तो उस जमीन पर जिस आसन में बैठते हैं उनको सामान्यतया कहते हैं पालथी लगा लो, है ना। अब ये जरा सोचिए पालथी शब्द कहां से आया है। ये मूल शब्द है पर्यंक ग्रंथि। पर्यंक ग्रंथि, इस शब्द का प्रयोग आप लोग पढ़ सकते हैं मृच्छकटिकम में। कदाचित ये जो प्रारंभ के जो उनकी जो स्तुति है, जो मंगलाचरण है, नांदी है, उसमें ये शब्द प्रयोग होगा पर्यंक ग्रंथि। इसी पर्यंक ग्रंथि से बना पलथी और पलथी से आकर के बनता है पालथी या पलथी। तो देखें कि इस प्रकार पूरे के पूरे अक्षरों का यहां पर लोप होकर के पलथी शब्द बन रहा है। अंत्याक्षर लोप भी देख लें। अंत्याक्षर लोप का सिद्धांत ये तो और आसान है। हम लोग अपनी अपनी मदर को, अपनी माता को क्या कह के बुलाते हैं, मां। मूल शब्द है माता, उस माता के ता पूरा का पूरा लोप हो रहा है, अनुनासिकत्व हम लाते हैं और वो शब्द बन गया मां। तो इस तरह से ऐसे कई उदाहरण हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिन उदाहरणों के विश्लेषण से हम भाषा विज्ञान के उन नियमों को चिन्हित कर लेते हैं जिसके अंतर्गत
ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं निर्धारित होती है। मित्रों, इसके बाद जो एक अन्य दिशा है वह है समाक्षर लोप। इंग्लिश में इसके लिए शब्द निर्माण है हैप्लोलॉजी। अब इसको देखिए, सामान्य रूप से अगर हिंदी कहें या संस्कृत कहें तो इनके लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक है अक्षर लोप और दूसरा है समध्वनि लोप। इसी को समाक्षर लोप एक जनरल भाषा विज्ञान में, हिंदी में खास करके यह शब्द प्रयोग होता है। ये दोनों शब्द ग्रीक से बना है हैप्लोलॉजी, जहां पर हैप्लॉस और लोगस ये दो शब्द होते हैं। इन दोनों शब्दों से हैप्लोलॉजी बना, जिसको कि हम कहते हैं दो ध्वनियों के स्थान पर एक ध्वनि का लोप हो जाता है। अब इसे समझें क्या है। इसी से समाक्षर लोप भी स्पष्ट हो जाएगा, समध्वनि लोप भी स्पष्ट हो जाएगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक उस शब्द के मध्य में दो समान वर्ण प्रयोग में आते हैं, दो समान अक्षर प्रयोग में आते हैं। और हमारी परेशानी क्या होती है कि दो लगातार समान अक्षर को हमारे मुख जो है वो बोलने में कष्ट प्राप्त करता है, और वो कष्ट को बचाने के लिए हमारा मुंह स्वाभाविक रूप से क्या है, हमारी स्वर तंत्रियां स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक वर्ण का, एक अक्षर का लोप कर देता है। अब जरा सोचिए, शब्द है नाक कटा। नाक कटा, नाक कटा शब्द पर दृष्टिपात करें। क और क ये दोनों समान वर्ण हैं, और अगर आप व्यावहारिक रूप से भी उच्चारण करके देखें तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नाक कटा बोल पाता है, क्योंकि तो अनुनासिक ड्रैग हो रहा है, फिर वहां पर कंठ्य वर्ण आ रहा है, फिर कंठ्य वर्ण आ रहा है, फिर हमें मूर्धा की ओर गमन करना पड़ रहा है। हम जब बोलते हैं तो इतना सारा विश्लेषण नहीं करते, लेकिन हमारा जो मन है, हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, इन चीज को इजीली ग्रास्प करती है। और नाक कटा शब्द अगर आप बोले तो आप स्वाभाविक रूप में देखेंगे कि आपके लंग्स के ऊपर में प्रभाव पड़ रहा है, आपके मसल्स खींच रहे हैं, और तब जाकर के इसमें से एक का लोप करके, और हम लोग नाक कटा को नकटा कहते हैं, और नकटा का बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृत में जही ही शब्द है, मध्यम पुरुष लोप लकार में जही ही होना चाहिए। हम इसका देख रहे हैं जही, एक ही का लोप हो गया। स्वर्ग गंगा को स्वर्ग गंगा ना बोल पाते हैं और स्वर गंगा बोलते हैं। खरीददार, क्या कभी खरीददार पूरा बोला है आप लोगों ने? हम लोगों ने नहीं, ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता है खरीदार। तो खरीददार, द दा, इसमें से एक, दोनों समान वर्ण है, उसमें से एक का लोप हो गया तो ये बन गया खरीदार। अर्थात ध्वनि परिवर्तन की दिशा हम पकड़ पा रहे हैं कि जहां दो समान वर्ण होते हैं वहां एक वर्ण का लोप हो जाता, और उसे एक वर्ण के लोप होने के बाद अपना ओरिजिनल शेप जो है वो शब्द ग्रहण कर लेता है, चाहे वो नाक कटा हो नकटा, चाहे स्वर्ग गंगा हो स्वर गंगा, चाहे खरीददार हो खरीदार। मित्रों, इस प्रकार अपनी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आज अभी का हम तुरंत विराम लेते हैं। इसके बाद के जो नियम है ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का, हम उसे अपने अगले व्याख्यान में समाहित करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना और सविशेष इसे आपने जाना होगा, समझने में भी कठिनाई नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप जरूर टिप्पणी करें, आपकी उस टिप्पणी का स्वागत है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।